सभी बच्चों को प्यार भरा नमस्कार। क्लास की हम शुरुआत करेंगे और आज हम क्या पढ़ेंगे, गोल्जी बॉडी पढ़ेंगे। इससे पहले हमने प्लास्टिड वाली क्लास पढ़ी थी, है ना, लवक पढ़ा था ना रे, याद हो तो। और उससे पहले हमने जो स्टार्ट किया था वो एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम स्टार्ट किया था, अंतर झिल्ली तंत्र स्टार्ट किया था। और उसमें मैंने आपको बताया था कि इसमें हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ेंगे, अंतःपर्दवी जालिका पढ़ेंगे, गोल्जी बॉडी पढ़ेंगे, लाइसोसोम पढ़ेंगे और क्या पढ़ेंगे, वैक्यूल पढ़ेंगे। अंतःपर्दवी जालिका, गोल्जी काय, लाइसोसोम और रिक्तिका पढ़ेंगे। तो इसमें मैंने आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करवा दिया। और अब जो आज हम पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, गोल्जी बॉडी पढ़ेंगे। तो देखो इधर, गोल्जी बॉडी है ना, क्या पढ़ेंगे, गोल्जी बॉडी पढ़ेंगे, यानी गोल्जी काय पढ़ेंगे। ओके, इससे कैमलियो गोल्जी ने बर्न आउल की नर्वस सेल में देखा। किसको देखा, गोल्जी बॉडी को देखा। किसने देखा, कैमलियो गोल्जी ने देखा। कहाँ देखा, बर्न आउल यानी सफ़ेद उल्लू जो कि खलियानों में पाया जाता है, उसकी नर्वस सेल में गोल्जी बॉडी को देखा। किसने देखा, कैमलियो गोल्जी ने देखा। और जो साइंटिस्ट थे वो खोज करते थे, उसी खोज का जो नाम है वो अपने नाम पर रखते थे। तो कैमलियो गोल्जी ने इसका क्या नाम रख दिया, गोल्जी बॉडी रख दिया, है ना। अब देखो, इन्हें बेकर्स बॉडी या लाइपोकोंड्रिया भी कहते हैं। किसकी बात चल रही है, गोल्जी बॉडी की बात चल रही है। इसको बेकर्स बॉडी या फिर क्या कहा जाता है, लाइपोकोंड्रिया कहा जाता है। यूकैरियोट्स में ये प्रेजेंट होता है, ओके। लेकिन स्तनधारियों की जो आरबीसी है उसमें और फ्लोएम की चालनी नलिकाओं में ये क्या रहेगा, अनुपस्थित रहेगा। ये बात आप ध्यान रखना। जहाँ पर एब्सेंट है वो चीज़ें भी आपको लर्न होनी चाहिए, और जहाँ पर प्रेजेंट है वो चीज़ें भी आपको लर्न होनी चाहिए। तो कहाँ पर उपस्थित है, यूकैरियोट्स में उपस्थित है। क्या उपस्थित है, गोल्जी बॉडी उपस्थित है। कहाँ पर एब्सेंट रहेगा, आरबीसी की फ्लोएम आरबीसी में रहेगा। जो मैमल्स के आरबीसी है ना, उनकी बात चल रही है। और फ्लोएम की चालनी नलिकाएं हैं, फ्लोएम की चालनी नलिकाएं ये सब क्या होती हैं, बॉटनी वाला पोर्शन पढ़ेंगे तब वहाँ पर ये सारी चीज़ें आएंगी, ठीक है। वहाँ पर भी क्या रहता है, एब्सेंट रहता है, ओके। प्रोकैरियोट्स में क्या रहता है, एब्सेंट रहता है। अब मुझे ये बताओ, मैंने आपको बताया था यूकैरियोट है ना और प्रोकैरियोट, इन दोनों का जो डिफरेंस है बहुत अच्छे से मैंने आपको बता दिया। अगर आपको याद हो तो सेल बायोलॉजी जब हमने स्टार्टअप किया था शुरुआती दौर में, वहाँ पर ये सारी चीज़ें मैंने आपकी बहुत अच्छे से क्लियर कर दी हैं, ओके। तो आपको पता होना चाहिए कि यूकैरियोट्स में क्यों प्रेजेंट है और प्रोकैरियोट्स में ये क्यों अब्सेंट है ना। क्यों अब्सेंट है भाई, प्रोकैरियोट्स में जो सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं उन पर झिल्ली नहीं पाई जाती, जबकि ये क्या पढ़ रहे हैं, गोल्जी बॉडी पढ़ रहे हैं, इस पर झिल्ली पाई जाती है। लेकिन ये कैसी झिल्ली है, एकक झिल्ली युक्त कोशिकांग है, यानी गोल्जी बॉडी पर सिंगल सेल मेम्ब्रेन होता है, ओके। और जबकि यूकैरियोट्स में, भाई यूकैरियोट्स में जो सेल ऑर्गेनेल्स आते हैं उन पर भी क्या पाया जाता है, झिल्ली पाई जाती है कि नहीं पाई जाती। तो यहाँ पर प्रेजेंट हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, एब्सेंट हो जाएगा, सिंपल सी बात है। अब देखो, पादपों में इसे डिक्टियोसोम कहते हैं। किसको कहते हैं, गोल्जी बॉडी को कहते हैं, ये ध्यान रखना भैया। गोल्जी बॉडी है उसको एनिमल सेल में गोल्जी बॉडी कहा जाता है, लेकिन उस गोल्जी बॉडी को पादपों में गोल्जी बॉडी ना कह करके क्या कहा जाता है, डिक्टियोसोम कहा जाता है, ओके। गोल्जी बॉडी में अनेक अशाखित रचनाएं पाई जाती हैं, ओके, जिन्हें क्या कहा जाता है, सिस्टर्नी कहा जाता है। ये एक के ऊपर एक क्या होती है, विन्यासित होती है। साइज की बात करें तो 0.5 माइक्रोमीटर से लेकर के 1.0 माइक्रोमीटर तक होती है। समझ में आ गया भाई, गोल्जी बॉडी में कैसी संरचनाएं होती है, अशाखित, अशाखित यानी ब्रांचेज वहाँ पर नहीं निकली हुई होती है, और उनको क्या कहा जाता है, सिस्टर्नी कहा जाता है। जो एक के ऊपर एक क्या होती है, विन्यासित होती है। डायग्राम आएगा, दिखा दिया जाएगा। अभी थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ लेते हैं आराम से। देखो इस तरीके से होती है इसकी स्ट्रक्चर, है ना, इस तरीके से। तो इनको क्या कहा जाता है, सिस्टर्नी कहा जाता है। ये अशाखित होती है, ओके, और एक के ऊपर एक क्या होती हैं, विन्यासित होती हैं। नोट देखो भैया, नोट क्या लिखा है इसमें, गोल्जी बॉडी आपस में नलिकाओं के द्वारा क्या रहती है, इंटरकनेक्टेड रहती है। गोल्जी बॉडी आपस में नलिकाओं यानी ट्यूबल्स के द्वारा इंटरकनेक्टेड रहती है। गोल्जी अपरेटस से संबंधित कुछ पोटिकाएं भी पाई जाती है।
ओके। कुछ पुटिकाई भी मिलेगी, डायग्राम आएगा वहाँ पर दिखा दूँगी मैं आपको। गोल्जी बॉडी आपस में जिसके द्वारा जुड़े होते हैं वो नलिकाएं होती हैं, जिसके द्वारा आपस में क्या होते हैं, इंटरकनेक्टेड रहते हैं। इसके अलावा वहाँ पर कुछ पुटिकाएं भी नजर आएंगी जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं, है ना। गोल्जी बॉडीज केंद्रक के नज़दीक पाई जाती है और इसकी कितनी सतह होती है, 2 सतह होती है। गोल्जी बॉडीज है वो केंद्रक के नज़दीक पाई जाएंगी और इसकी 2 सतह होती हैं। देखो इस तरीके से होता है ये स्ट्रक्चर। ये क्या होती है, अरे ये क्या है, सेल है, कोशिका है। कोशिका में आप सबको पता है कि क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है। तो केंद्रक के इधर ये गोल्जी बॉडी इस तरीके से पाए जाते हैं। इनको क्या कहा जाता है, सिस्टर्नी कहा जाता है, जो एक के ऊपर एक विन्यासित होती है। और यहीं ऐसे छोटी छोटी क्या पाई जाती हैं, वेसल्स पाई जाती हैं। ओके, वेसिकल्स पाई जाती हैं, वेसल्स नहीं वेसिकल्स पाई जाती हैं, है ना। वेसिकल्स तो पुटिकाएं होती हैं और वेसल्स क्या होती हैं, वाहिकाएं होती हैं जो कि प्लांट में पाई जाती हैं। थोड़ा सा ध्यान रखना भैया। तो ये जो गोल्जी बॉडीज हैं ये किसके नज़दीक पाई जाती हैं, देखो ये केंद्रक है ना, तो ये केंद्रक के नज़दीक पाई जाती हैं इस तरीके से। और अब देखो ऊपर क्या है, इसकी 2 सतह होती हैं। 2 सतह कौन कौन सी होती हैं, ये देखो एक बार इधर। 2 जो सतह हैं वो सिस और सिस, कौन सी सतह है, सिस। और इसका दूसरा नाम फॉर्मिंग फेस भी कहा जाता है। इसके अलावा इसको कॉन्वेक्स सरफेक्स भी कहा जाता है। कॉन्वेक्स सरफेक्स का मतलब क्या हो गया, उत्तल सतह। उत्तल सतह समझ में आ रहा है ना, थोड़ा सा ध्यान रखना। ये हमेशा कहाँ पर पाई जाती है, केंद्रक झिल्ली की तरफ पाई जाती है। यानी जो कॉन्वेक्स सरफेस उत्तल सतह है वो किधर पाई जाएगी, केंद्रक झिल्ली की तरफ पाई जाएगी। ठीक है। वहीं अगर हम बात करें दूसरी सतह की तो वो कौन सी है, ट्रांस है। और इसको मैच्योरिंग फेस भी कहा जाता है। या फिर ये कैसी सरफेस होती है, कॉनकेव सरफेस होती है। कॉनकेव का मतलब यहाँ पर अवतल सतह होता है। ठीक है। ये जो अवतल सतह है ये कोशिका झिल्ली की तरफ पाई जाती है, जबकि जो उत्तल सतह है वो कहाँ पर पाई जाती है, केंद्रक झिल्ली की तरफ पाई जाती है। ओके, समझ में आ गया। देखो याद किस तरीके से रखोगे, कन्फ्यूजन होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो कॉन्वेक्स बच्चों की याद नहीं रहता। कैसे याद नहीं रहता, कॉन्वेक्स सरफेस भूल जाते हैं, उत्तल है या फिर अवतल। अब इतने बड़े फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो तो आपको पता है ये चीज़ें, लेकिन क्या होता है कि एग्जाम में इतना प्रेशर होता है कि माइंड काम करना बंद कर देता है। अपन क्या करते हैं, जब पेपर करते हैं ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, सारे सही लगते हैं अपन को, वहाँ पर ओहो मेरा तो सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन एंड में क्या होता है, जब मिलाते हैं ना चीज़ों को, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत, ऐसे करते करते जो मार्क्स आते हैं वो नेगेटिव में आने लग जाते हैं। ऐसा होता है ना, तो इसीलिए मैं बता रही हूँ। कॉन्वेक्स सरफेस उत्तल सतह, देखो उत्तल में कितने वर्ड हैं, 3 है। 3 है और 3 का डबल कितना होता है, 6 हो गया। तो याद रखना कि उत्तल का क्या होता है, कॉन्वेक्स, यानी 3 से डबल होगा 6, उसको कॉन्वेक्स कहा जाता है। कन्फ्यूजन होता है रियल में। और देखो यहाँ पर कॉन्केव सरफेस अवतल सतह, अवतल सतह इसमें 4 है और यहाँ पे 7 है। ठीक है, 4 वाले 7 में जाएगा और 3 वाला किस में जाएगा, 6 में, यानी 3 का डबल 6। एक याद रख लोगे उत्तल यानी इसको कॉन्वेक्स कहा जाता है, तो अवतल ऑटोमेटिक याद रह जाएगा कि इसको कॉन्केव कहा जाता है। समझ में आ रहा है। अब डायग्राम देखो एक बार इधर, ये डायग्राम है भैया, अच्छे से नोट्स बनाते रहो, है ना। और बनाओगी तो आपको पता चल जाएगा मैटर बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है, इससे बेहतरीन आपको कहीं नहीं मिल सकता। ऐसा ही है क्या, नहीं, सब जगह मिल सकता है। बाकी आप मेहनत करते रहो। देखो ये जो आपको नज़र आ रही है ये क्या है, ये क्या है भैया, ये वाली, ये क्या है, सिस्टर्नी है ना। क्या है ये, सिस्टर्नी है, जो कि एक के ऊपर एक विन्यासित होती है। अभी थोड़ी देर पहले ये बात पढ़ी थी और ये भी बताया था कि वहाँ पर क्या पाई जाती है, पुटिकाएं पाई जाती है। देखो इस तरीके से यहाँ पर पुटिकाएं पाई जाती हैं। ये जो नीचे वाली सरफेस आपको नज़र आ रही है इसको क्या कहा जाता है, सिस, या फिर इसको क्या कहा जाता है, फॉर्मिंग फेस, या फिर इसको क्या कहा जाता है, उत्तल सतह कहा जाता है। और ये जो ऊपर वाली है भैया, ये जो ऊपर वाली है, ऊपर वाली कौन सी, ये वाली, ये जहाँ पर पेन चला रही हूँ अभी, ये वाली, ये क्या होती है, ट्रांस, या फिर इसको मैच्योरिंग फेस कहा जाता है, या फिर इसको अवतल सतह यानी कॉनकेव सरफेस कहा जाता है। नीचे वाली क्या है, नीचे वाली क्या है, सिस, इसको फॉर्मिंग फेस कहा जाता है, या फिर इसको क्या कहा जाता है, कॉन्वेक्स सरफेस, या फिर इसको उत्तल सतह कहा जाता है। और ये मैंने आपको बताई थी ये क्या होता है, सिस्टर्नी होता है ना। अब देखो
ये जो नज़र आ रही है ना यहाँ पर आपको, ये क्या है? एक सेल है। क्या है? सेल है। और सेल में आप सबको पता है कि क्या पाया जाता है? केंद्रक पाया जाता है कि नहीं पाया जाता? पाया जाता है। तो ये जो स्ट्रक्चर अभी आपको बताइए वो इस तरीके से अरेंज्ड होती है। तो ये जो नीचे वाली सतह है, नीचे वाली कौन सी बताई? सिस बताई ना? अरे सिस बताई ना, यानी कौन सी बताई? कॉन्वेक्स, है ना, जो कि केंद्रक झिल्ली के नज़दीक है। और ये जो ऊपर वाली है ये किसके नज़दीक है? ये कोशिका झिल्ली के नज़दीक है। यही तो बात बताई है अभी तक, है ना। अब आगे चलो, डायग्राम अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसकी कुछ फंक्शंस यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे जो कि इम्पॉर्टेंट हैं। इम्पॉर्टेंट तो पूरी सेल बायोलॉजी है, ये मैं शुरू से बता रही हूँ आपको। सेल बायोलॉजी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मोर स्कोरिंग यूनिट है सिलेक्शन के लिए। अब देखो, फंक्शन ऑफ गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी के जो कार्य हैं उसको हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। गोल्जी बॉडी एक प्रोसेसिंग यूनिट की तरह क्या करती है? काम करती है भैया, प्रोसेसिंग यूनिट की तरह काम करती है। अब देखो किस तरीके से ये काम करती है, ये देखो यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी अंतःपृष्ठीय जालिका के अंदर निर्मित उत्पादों को पुटिकाएं गोल्जी बॉडी की सिस और फॉर्मिंग फेज से सिस्टनी के भीतर क्या कर देती हैं? डालती हैं। और यहाँ पर पदार्थों का क्या होता है? मॉडिफिकेशन होता है और रूपांतरित पदार्थों को पुटिकाएं ट्रांस भाग से बाहर निकालती हैं। समझ में आ गया? क्या समझ में आया? यहाँ पर देखो, ये डायग्राम मैंने आपको अभी बताया। क्या बताया यहाँ पर कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर निर्मित पदार्थों को, है ना, यहाँ पे जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जो पदार्थ निर्मित हो रहे हैं उन पदार्थों को ये जो पुटिकाएं आपको नज़र आ रही हैं ये क्या करती हैं? ये आपको पता ही है, मैंने आपको बताया ये क्या है? सिस्टर्नी है। तो ये जो पुटिकाएं हैं इन पदार्थों को लेकर के जाती हैं और यहाँ से ये सिस और फॉर्मिंग फेज से इस सिस्टर्नी में क्या कर देती हैं? डाल देती हैं। ठीक है, यहाँ पर डालने के बाद में यहाँ पर इनका क्या होता है? मॉडिफिकेशन होता है। रूपांतरित पदार्थ को ये जो ट्रांस मैच्योरिंग फेज से यहाँ से क्या करती हैं? बाहर निकाल देती हैं या बाहर निकलता है यहाँ से। ये बात बोलिए। इस तरीके से एक प्रोसेसिंग यूनिट होती है किसकी? गोल्जी बॉडी की। समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो दोबारा पढ़ लेना भैया, है ना। गोल्जी बॉडी का मुख्य कार्य क्या होता है? पैकेजिंग का होता है। ओके, गोल्जी बॉडी के द्वारा सिक्रेशन भी होता है, सिक्रेशन यानी स्रावण भी होता है, स्रावण होता है, इसलिए गोल्जी बॉडी को क्या कहा जाता है? सिक्रेशन कोशिकांग भी कहा जाता है। ओके, सिक्रेशन कोशिकांग क्यों कहा जाता है? क्योंकि सिक्रेशन करता है ये। गोल्जी बॉडी सेल प्लेट फॉर्मेशन में क्या करता है भैया? भाग लेता है, यानी कोशिका पट्टी के निर्माण में भी क्या लेता है? गोल्जी बॉडी भाग लेता है। कोशिका पट्टी क्या होती है? ये चीज़ें मैंने आपको थोड़ी पहले कुछ टॉपिक करवाए थे, उसमें ये चीज़ बताई थी मैंने आपको, है ना। याद हो, नहीं है तो रिवाइज करो। ये डायग्राम वैसा ही है, मैं डिस्कस नहीं करूँगी, इसको देख लो। इस तरीके से है ये गोल्जी बॉडी का, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है। ओके, अब देखो गोल्जी पुटिकाएं, है ना, वेसिकल्स और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के टुकड़े यानी अंतःपृष्ठीय जालिका के जो टुकड़े होते हैं आपस में मिल करके किसका निर्माण करते हैं? फ्रैग्मोप्लास्ट का निर्माण करते हैं। किसका करते हैं? फ्रैग्मोप्लास्ट। ये फ्रैग्मोप्लास्ट क्या करता है? सेल पट्टी, सेल पट्टी यानी सेल प्लेट, अरे कोशिका पट्टी, कोशिका पट्टी का निर्माण करते हैं। कोशिका पट्टी के द्वारा मिडल लेमेला का फॉर्मेशन होता है और मिडल लेमेला की दोनों तरफ क्या प्रेजेंट होती है? प्राथमिक कोशिका भित्ति प्रेजेंट होती है, प्राइमरी सेल वॉल प्रेजेंट होती है। ये बात समझ में आ गई क्या? समझ में आ गई होगी, इम्पॉर्टेंट है ना। देखो गोल्जी बॉडी और कौन मिलेगा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिलेगी, ठीक है, यानी गोल्जी पुटिकाएं मिलेंगी, साथ में अंतःपृष्ठीय जालिका। भाई अंतःपृष्ठीय जालिका ही तो होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ा चुकी हूँ। आपस में मिले, फ्रैग्मोप्लास्ट का फॉर्मेशन हो गया। ये फ्रैग्मोप्लास्ट क्या करता है? सेल प्लेट यानी कोशिका पट्टी का निर्माण करता है। कोशिका पट्टी के द्वारा मिडल लेमेला का फॉर्मेशन होता है। मिडल लेमेला के दोनों तरफ प्राथमिक कोशिका भित्ति का निर्माण होता है। ये बता चुकी हूँ बाकायदा डायग्राम के द्वारा, आपको याद हो तो। अब देखो गोल्जी बॉडी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ मिलकर के प्राथमिक लाइसोसोम का क्या करती है? निर्माण करती है। प्राइमरी लाइसोसोम का निर्माण कैसा होता है? गोल्जी बॉडी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपस में मिलकर के
किसका निर्माण करते हैं? प्राथमिक लाइसोसोम का निर्माण करते हैं। लाइसोसोम क्या काम आता है ये आगे पढ़ेंगे, ये अलग से हमें पढ़ना पड़ेगा लाइसोसोम के बारे में, ठीक है। इसको सुसाइडल बैग कहा जाता है। किसको? लाइसोसोम को। याद है ना? क्यों कहा जाता है वो हम डिस्कस करेंगे अगले टॉपिक में। ये शुक्राणु के शीर्ष पर उपस्थित एक्रोसोम का क्या करता है? निर्माण करता है, ठीक है। अब ये जो एक्रोसोम का निर्माण करता है, ये एक्रोसोम क्या करते हैं? डेवलपमेंट बायोलॉजी में मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा है आपको कि जो एक्रोसोम है ये क्या काम करता है? अंड झिल्लियों को भेदने का काम करता है, ओके। सेल वॉल में उपस्थित हेमीसेल्यूलोज का निर्माण गोल्जी बॉडी के द्वारा ही होता है। हेमीसेल्यूलोज का निर्माण कैसे होता है? गोल्जी बॉडी के द्वारा होता है, ओके। तो ये था यहाँ पर गोल्जी बॉडी। तो कंप्लीट होती है क्लास। यहाँ पर क्या कुछ बताया, देखो गोल्जी बॉडी के बारे में मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और स्ट्रक्चर वगैरह डिस्कस हमने कर ही लिया, फंक्शन वगैरह डिस्कस कर ही लिया, और क्या बचा? कुछ भी नहीं बचा, इतना ही है। सेल ऑर्गेनेल्स, गोल्जी बॉडी, इतना ही है, काफ़ी है, ठीक है। तो एक बच्चे ने बोला था कि सेकंड ग्रेड का वाला जो पोर्शन है वो हम पढ़ें। तो मैं एक बात बता दूं आपको, सेकंड ग्रेड है ना। अब ये बताओ, सेकंड ग्रेड में जितनी बायोलॉजी और जूलॉजी है वो फर्स्ट ग्रेड में भी है। सीधी और सिंपल सी बात है ना। कोई एक आध भले ही इधर उधर हो जाए थोड़ा बहुत, लेकिन जो फर्स्ट ग्रेड में आप बॉटनी वाला लेवल पढ़ोगे, जूलॉजी वाला लेवल पढ़ोगे, दोनों ही उससे तो ज़्यादा ही है। समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ से बॉटनी और जूलॉजी तो कंप्लीट हो ही जाएगा आपका, लेकिन उससे पहले जैसे केमिस्ट्री और फिजिक्स वाला पोर्शन अपने आप खुद करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे भी अब फिजिक्स बहुत टाइम हो गया, वो मुझे भी नहीं आती। केमिस्ट्री फिर भी ठीक है अभी भी, लेकिन फिजिक्स अब पूछो मत, है ना। तो अपने जो टीचर्स हैं उनसे आप पढ़ते रहिएगा। बाकी फर्स्ट ग्रेड के ओरिएंटेशन के अकॉर्डिंग मैं सोच रही हूँ कि बहुत दिनों से गैपा गैप हो रहा है कि वीडियो एक आ रहा है, फिर पता नहीं 5-6 दिन का गैप लग रहा है। मैं कोशिश ये करूँगी इस बार कि करवाया जाए रेगुलर, है ना। तो ऐसा है। बाकी 2 यूनिट हमारी जो ग्रेजुएशन लेवल की जो इम्पॉर्टेंट है वो बॉटनी वाली है, जो बची हुई है। मैं चाहती हूँ कि वो करवाया जाए आपको सेल बायोलॉजी के बाद में, है ना। जो हायर प्लांट्स वगैरह के बारे में एक बच्चे ने मैसेज किया था, फिर उसने डिलीट भी कर दिया, है ना। पढ़ा था मैंने, लेकिन मुझे अच्छी तरीके से नहीं याद है। वो उसने कुछ भेजा था बट वो मैं पढ़ नहीं पाई, है ना। तो अब मैसेज जो कमेंट सेक्शन में किया करो भाई, मुझे पता तो चले, है ना। ऐसा सा है। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो लेक्चर के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।